नमस्कार। देश की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ये बड़े पैमाने पर शहरों से गांव की तरफ चलने वाले कारवां के ऊपर। ये मज़दूर है, शहरों में काम कर रहे थे, काम बंद हो गए, अब रह के क्या करेंगे। डेली वेजेस दिहाड़ी मजदूर है ज़्यादातर, तो अपना सामान समेट कर, बाल बच्चे समेट कर ये चल पड़े हैं अपने गांव की तरफ। अब मुख्यतः यह समस्या महानगरों में केंद्रित है, क्योंकि आज जो सरकार के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, हाईवे का प्रोजेक्ट हो गया, बड़े शहरों में नालियाँ बांधने का कार्यक्रम अभी चल रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है, और कई तरह के जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, व्यावसायिक प्रोजेक्ट हैं जिसमें बिल्डिंगों में काम हो रहा है। ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें वो इसी तरह के प्रोजेक्ट में कम तनख्वाह पर काम करने वाले मज़दूर हैं, जिन्हें लॉकडाउन लगने के बाद पहले 15 दिन में तो लोगों ने बड़ा मदद की। किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने राशन दे दिया, लेकिन इनकी बेचैनी और बेसब्री लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे बढ़ती गई। दूसरा लॉकडाउन हो गया, तीसरा लॉकडाउन हो गया, तब उनको लगा कि अभी 40 दिन तो हमारे ऐसे ही बर्बाद हो गए बिना तनख्वाह, बिना मजदूरी के, तो बेहतर है कि अब गांव की तरफ रुख करें। क्योंकि अब लोग ये समझने लगे थे कि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है ये जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाली है, और ये चलेगी, और ये जब तक चलेगी तब तक हम यहीं फंसे रहेंगे। इससे बेहतर हो कि हम अपने गांव की तरफ बढ़ चले। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अब काम जल्दी से शुरू नहीं होंगे। कुछ ठेकेदारों ने तो ठेकेदार ही गायब हो गए कि अब इनको पैसा देना पड़ेगा, ये गांव जाने की बात कर रहे हैं, हाथ से मेरे मजदूर चले जाएंगे। ठेकेदार गायब हो गए, अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। तो जो भी उनकी बचत थी, इधर उधर से पैसे जुटाए हुए रखे हुए थे, वो सब लोग लेके कोई रास्ते से निकला, कोई हाईवे से निकला, महामार्ग से निकला, कोई छोटे मोटे इससे निकले। बहुत सारे लोगों को जब रोड पे, महामार्गों पे रोका जाने लगा, तो उन लोगों ने सीधे सीधे अपना रुख रेल की पटरियों पर किया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंबे रेल की पटरी पर चलते चलते जब लोग थक गए और सुबह की ठंडी हवा आ गई, तो उन्हें लगा कि थोड़ी देर बैठ के सुस्ता लें। तो औरंगाबाद के नज़दीक ये सारे लोग रेल की पटरी पे बैठ गए। चल चल के आंखें कब लग गई किसी को पता नहीं चला, और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस वाक़या के बाद पूरे देश भर में पलायन करने वाले और ये दूसरे प्रदेशों से कामकाज के लिए आए हुए लोगों के दुर्दशा के ऊपर सबका ध्यान खिंच गया, और आनन फानन सबको लगा कि नहीं हम गरीबों के वो है, हम इनकी ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं हुई। लोग 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को लेकर चले जा रहे हैं। पैर थक गए, ऊँट सूख गए, ऊपर गर्मी, पसीना, पानी नहीं, खाना जितना है उतना, बच्चे रो रहे हैं। इन सब के साथ इनकी जो यात्रा थी, त्रासदी की यात्रा कहिए, ये चलती रही। अब इस बीच जब लोगों की मांग बढ़ने लगी कि ट्रेनें चलाई जाए, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यादव जी हैं, वीके यादव, उन्होंने बयान दिया कि रेलवे कम से कम लोगों को भेजना चाहेगी और उनसे अधिक टिकट लिया जाएगा ताकि जिसको संभव हो वही यात्रा करे। लेकिन इसके ठीक दूसरे दिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे प्रधानमंत्री केयर फंड में 151 करोड़ रुपए देगा। भाई, रेल मंत्री के घर का पैसा है क्या? ये तो पब्लिक की संपत्ति है, और बिन पूछे बिन मांगे आपके पास 151 करोड़ खर्च करने के लिए पैसे हैं। मजदूरों के लिए फ्री में ट्रेन चलाने के लिए पैसे नहीं हैं।
और इससे सियासत तेज हो गई। सोनिया गांधी ने स्वयं आकर कहा कि नहीं, ये सब जो लोग रुके हुए हैं इनको अपने घर जाने दीजिए, कांग्रेस पार्टी इसमें पैसा देगी। अब सरकार की इज्जत का सवाल हो गया कि अरे ऐसे करेंगे तो कल सारे मजदूरों के मन में सोनिया गांधी के प्रति प्यार उमड़ पड़ेगा, हमारा वोट बैंक तो छिन जाएगा, 500 रुपये हम वोट कैसे खरीदेंगे। और फिर सरकार दिन भर सुबह शाम तक मीटिंग लेती रही और शाम को कहा कि हाँ हम 85% रेलवे देगा, 15% राज्यों को देना पड़ेगा। ये सब बातें कोरी ढकोसला साबित हो गई, क्योंकि इसके बाद भी जो टिकट निकले वो टिकट लोगों ने खरीद के लिए, डंडे खा के लिए, लाइन में लग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग में गए। और तो और वसई से जो एक ट्रेन निकली उसमें 100 सीटें खाली थी। भिवंडी में लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, उनके पास पैसे नहीं थे, रेलवे ने उनको चढ़ाने से इनकार किया और 1200 की कैपेसिटी की ट्रेन गोरखपुर 1100 लोगों को ही लेके पहुंच गई, 100 लोगों को उन्होंने कहीं नहीं चढ़ाया। ठीक है, गोरखपुर जाने के लिए जो लगता था समय, उसमें सिर्फ उनको एक भोजन और एक पानी की बोतल और एक ये दे दी गई। जब रात को उनको पता, रात को ट्रेन निकली, जब दोपहर को खाना खाया, रात को खाना ही नहीं था। किसी तरह सतना में ट्रेन रुकी, कुछ खाने का वहाँ से लोगों ने जुगाड़ कर लिया और कुछ भरा ही नहीं था कि लोगों ने जो छीना झपटी कर दी, सारा खाना किसी के पेट में नहीं गया, गिर गया, झगड़े हो गए, मार पिटाई हो गई। ये ट्रेन में, ये सरकारी व्यवस्था का नमूना बता रहा हूँ। इसी तरह राजनीति चलती रही। उद्धव ठाकरे बार बार बोल रहे थे कि ट्रेनें शुरू करें, लेकिन जब तक ट्रेन नहीं शुरू हुई, जब तक देवेंद्र फडणवीस ने गोयल जी से फ़ोन नहीं किया। अब मज़े की बात यह है कि गोयल भी मुंबई से हैं, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से हैं, उद्धव ठाकरे भी मुंबई से हैं। और गोयल जी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साइंस से चुनाव लड़ते हैं। अभी राज्यसभा में हैं, कभी न कभी वो तो डायरेक्ट चुनाव लड़ेंगे इस शहर से। तो इस शहर के लोग उनको निश्चित रूप से सवाल पूछें कि ये आपने क्या कर दिया। लेकिन क्यों नहीं किया ऐसा रेलवे ने? क्या रेलवे लॉकडाउन के पहले रेलवे नहीं चाहे तो सबको भेज सकते थे? क्या सरकार को ये पता नहीं था कि लॉकडाउन अनिश्चित काल के लिए हम लगाने वाले हैं? अगर आपको 50 दिन का, 40 दिन का लॉकडाउन लगाना है तो आपको सोचना ही चाहिए था इन मज़दूरों का क्या होगा। और उसी समय एक्स्ट्रा जब लॉकडाउन लग गया था, उसी समय इन लोगों को घर भेजते तो खतरा कम भी होता और 2 दिन 4 दिन आगे बढ़ते हैं तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं होता था। आज जब सब जगह पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है तो राज्यों को भी असुरक्षित लग रहा है कि अरे ये लोग कोरोना न लेके आए अपने साथ में, तो कैसे जाएंगे हम। और इसी बीच गडकरी जी ने कहा कि ये तो राज्यों पे जाने वाले जो लोग हैं उनको रिस्क है, राज्य इनको स्वीकार करें, तो इनके साथ साथ कोरोना को भी स्वीकार करने की तैयारी रखें। ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट गडकरी जी के चल रहे हैं और महामार्गों पे निर्माण हो रहा है, सड़कें निर्माण हो रही है, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा है। और इन सब के अगर मजदूर भाग जाएंगे अपने गांव तो ये काम रुके पड़े रहेंगे, बारिश में उखड़ जाएगा जो हुआ काम। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि भाई इनको मत लो, कोई राज्य लेने को तैयार नहीं, केंद्र भेजने को तैयार नहीं, लोग अपने पैदल चल रहे हैं। आज़ादी के बाद जिस तरह से पार्टीशन हुआ और बड़ी तादाद में भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत में लोग आए, तब जो हिंसा हुई, तब जो दुर्दशा हुई, उससे भी गई गुजरी दुर्दशा आज के न्यू इंडिया में ये मज़दूरों की हो रही है। और तो और चलो मज़दूरों की दुर्दशा हो गई, पैरों से छाले आ गए, सब चीज़ें हो गई, मैंने माना, लेकिन इन मज़दूरों के ऊपर सरकार ने और क्या किया? क्यों सरकार अमानुष तरीके से इनके अधिकार छीन रही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले श्रमिक कानूनों को साइड में रखने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इससे ये मज़दूर अपने बकाया पैसे ठेकेदारों से नहीं ले पाएंगे, इनके बीमा की जो रकम है उनको नहीं ले पाएंगे, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा, तनख्वाह के लिए झगड़ा नहीं कर पाएंगे और मज़े कौन मारेंगे? सेठ लोग। इसलिए इस कानून को हाथों हाथ जैसे समझ में आ गया, मध्य प्रदेश ने फॉलो कर दिया, जो भाजपा के दूसरे कर्नाटक ने उसको लागू कर दिया। और तो और
पंजाब और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी लागू कर दिया। अब मतलब सरकार बच गई, ठेकेदार बच गए, मरे तो मजदूर। जैसे कि इनको दोबारा अपने को इन मजदूरों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन मजदूरों में ज़्यादातर लोग बिल्डिंगों में काम कर रहे थे, हाईवे पे काम कर रहे थे, बड़े शहरों के प्रोजेक्टों में काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवासों में काम कर रहे थे, निर्माण में टैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं शहरों के। तो क्या ये लोग वापस इन शहरों को नहीं चाहिए?